हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आप सबका स्वागत है अपने चैनल में दोस्तों, जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, इधर उधर की बात नहीं, सीधा टॉपिक पे आ जाऊंगा आज। क्योंकि दोस्तों देखिए, यस बैंक में एक अच्छी न्यूज़ है। कहीं ना कहीं पे यस बैंक में माहौल बनने की पूरी तैयारी देखी जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो देखेंगे। आपको याद होगा, पिछले 1.5-2 महीने अगर पीछे चले जाते हो तो यस बैंक की हालत बहुत ही खराब थी। फिर जैसे ही उनके सीईओ चेंज हुए, प्रशांत कुमार को आरबीआई ने लाके यहाँ पर बिठा दिया, काफी सारी चीजें जो है स्टेबल होने लगी, सुधरने लगी। और आज जाके बहुत सारा चेंज देखने को मिला है। बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, बैंक के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। बैंक के पास किसी पे भरोसा नहीं था। ना ही कोई रिटेल इन्वेस्टर बैंक में जाने के लिए तैयार था, ना कोई अपना पैसा वहां पे डिपॉजिट करने के लिए तैयार था। जो भी लोग थे वो अपना पैसा विड्रॉ करने के पीछे लगे हुए थे। तो धीरे धीरे उन्होंने जो पॉलिसीज अप्लाई की, बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसीज थी दोस्तों, और उनका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग एन अकाउंट होल्डर, हमें हमेशा मेल आते हैं। मैंने कुछ मेल्स आपको दिखाए भी थे, उसमें इंप्रूवमेंट पूरी तरह से दिख रहा था। जो बैंक कुछ दिन पहले दबा दबा सहमा सहमा से लह रहा था, वो बैंक आजकल शेर की तरह जो भी दिख रहा है उस पर झपट्टा मारने के पीछे लगा हुआ है। आपने देखा, उन्होंने एफपीओ ला दिया, काफी सारा 15,000 करोड़ वहां उन्होंने जमा कर लिया। तो उनका फाइनेंशियल इशू है वो सॉर्ट हो गया। उन्होंने बाद उसके बाद जो है वो रिकवरी पे लगे हुए। अभी जितना भी डेट बैंक के ऊपर था वो पूरा हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी एनपीए बैंक है उसे घटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रशांत कुमार नहीं आते तो शायद बैंक की हालत मुश्किल की तरफ बढ़ सकती थी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि बैंक में जितना भी अभी एनपीए है या बैड लोन्स है या प्रोविजंस है, उसको हटा के जितना भी बैंक रिकवरी कर सकता है, बैंक रिकवरी करेगा। और इसी के जरिए उन्होंने, आपने देखा कि अनिल अंबानी के ऑफिस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर कर लिया, उनके दो कुछ फ्लैट्स थे उसको टेक ओवर कर लिया। और इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अभी पूरी तरह से सीज की जा रही है यस बैंक की तरफ से। अब देखना बनता है कि यस बैंक क्या उसको ऑक्शन करेगा अपने पैसे रिकवर करने के लिए, या और कुछ अदर जो जरिया है उसका इस्तेमाल करेगा। बैंक पूरे एक्टिव फोर्स में है अपने आप को वापस से खड़ा करने के लिए। और यही देखते हुए बैंक के डिपॉजिटर्स बैंक की तरफ एक आशा की तरफ देख रहे, एक आशा की किरण की तरह बैंक के डिपॉजिट्स वापस आ रहे हैं दोस्तों। और धीरे धीरे जो है बैंक के रिटेल इन्वेस्टर्स भी बैंक की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इससे क्या होगा, इस चीजों का इम्पैक्ट क्या होगा? इस चीजों का इम्पैक्ट ये हुआ दोस्तों कि जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, जो एनालिटिक्स जिसे बोलते हैं, जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इनका व्यू, इनका ध्यान जो है अभी एस बैंक की तरफ आने लगा है। मूडीज करके एक एजेंसी, आपने शायद सुना होगा, तो उन्होंने भी एस बैंक को रेटिंग दी थी। और रेटिंग घटाते 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 वो CAA1 पे आ गए थे। और अभी यहाँ पे उन्होंने जो है अपना रेटिंग में सुधार किया हुआ है। वो क्या बात है, क्या न्यूज़ है, उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। डिटेल में समझेंगे बातों को। मैं हूँ अभी बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर आप आर्टिकल देख सकते हो तो क्लियरली लिखा हुआ है, मूडीज हैज अपग्रेडेड यस बैंक लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्योर रेटिंग फ्रॉम CAA1 टू B3। B3 CAA1 का ऊपर रेटिंग होता है दोस्तों। और इसका रीजन था कि बैंक ने इक्विटी कैपिटल जो है वो रेज कर लिया था, जो 15,000 करोड़ का था। यानी बैंक कहीं ना कहीं सॉल्वेंसी के केस से अभी ऊपर है, उस सिचुएशन से अभी ऊपर आते हुए दिख रहा है। बैंक का लॉन्ग टर्म कैपिटल चेंज हो गया। बैंक का लॉन्ग टर्म फॉरेन लोकल करेंसी जो होता है डिपॉजिट्स का, वहां पे भी रेटिंग चेंज हो गई, क्योंकि डिपॉजिट्स अभी आना स्टार्ट हो चुका है बैंक में। फॉरेन करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड एमटीबी प्रोग्राम रेटिंग, वहां पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों। और एक सबसे बढ़िया बात, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके बताऊंगा। कोई भी बैंक को चलाने के लिए ना उसका कैपिटल का एक रेशियो होता है जो अप्रोक्स 8.2 या 8.8 के कहीं रेंज पे होना चाहिए। और यस बैंक का हुआ करता था 6.6। तो कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी की तरफ वो बैंक बढ़ते हुए दिख रहा था। बैंक को चलाने के लिए कैपिटल जो मैंडेटरी होता है एज पर लॉ, वो नहीं था। और उसी के लिए ये एफपीओ जो है वो लॉन्च किया गया था। और अभी एफपीओ के बाद बैंक का जो रेशियो है वो बढ़कर के हो गया दोस्तों 13.4। तो यह बहुत बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट की तरफ देखा जा रहा है इस चीज का। या बैंक अभी सेटल्ड है। बैंक की तरफ अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को स्टेबल करे और अपने आप का ग्रोथ जो है वो दिखाए। और यहाँ पे यस बैंक बिल्कुल वही कर रही है। मूडीज के एक पॉजिटिव रेंज की वजह से यस बैंक के शेयर्स में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था।
और कहीं ना कहीं लोग वापस से वही चीज कर रहे हैं। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है जो अभी भी डर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भागने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो पूरी तरीके देखिए दोस्तों, एक चीज क्या है ना, काफी सारे बड़े बड़े कंपनीज अभी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपको सबसे बड़ी चीज आप यहाँ पे अभी एक करनी है कि जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि हो क्या रहा है ना, आप जल्दबाजी करोगे तो होगा क्या, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौके का फायदा उठाने के लिए कम प्राइस में शेयर्स लेकर के रखे हुए हैं, और जैसे ही आप प्राइस बढ़ेगा आप भागा दौड़ी करोगे ना, वो अपने शेयर जो है बेच करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, कहाँ बाय करना है, कब बाय करना है, कितना बाय करना है, उसके बारे में आपको अगर समझना है तो दोस्तों तो हमें जाना पड़ेगा चार्ट पे। चार्ट बहुत सारी चीजें बताता है दोस्तों। तो अब देखते हैं यस बैंक का चार्ट क्या बोलता है। चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। टाइम नहीं है, बाद में आके देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो वैसे ही पड़ा रहने वाला है। बात करेंगे दोस्तों पिछले 4 दिन की, अगर आप देखोगे यहाँ पे एफपीओ की बात हुई थी, और उसके बाद में यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ, फिर लोगों की आना आवाजानी हुई, काफी सारी चीजें इस पॉइंट पे हो गई। पिछले वाले पॉइंट पे जब ओपनिंग हुई थी तो उससे भी बाइंग बाइंग बाइंग, और उसके बाद में फिर ये अभी यहाँ से आगे अगर आप देखोगे तो ना ऊपर जा रहा है शेयर ना नीचे जा रहा है। जो ड्रैगन फ्लाइज जिस चीज को बोलते हैं कैंडलस्टिक में, वो लाइन से बनती हुई दिख रही है। पूरी तरह से एक वो अपॉर्चुनिटी होती है जब बायर जो होता है सेलर्स को अलाउड नहीं करते सेल करने के लिए, वो ऑब्जर्व हो जाता है, जितना बाय होता है उतना सेल हो जाता है, जितना सेल होता है उतना बाय हो जाता है। तो ऑब्जर्व हो जाता है, वो प्रेशर नहीं बन पाता है शेयर के ऊपर कि वो मूवमेंट दिखाए, और कहीं ना कहीं उस बाद में सेलर्स वीक होने लगते हैं। और यही अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी शेयर के लिए आगे बढ़ने की। अगर आप देखोगे ईएमएस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो 9 दिन के ईएमएस के नीचे है फिलहाल शेयर। तो इनको पूरे के पूरा रेंज जो है वो क्रॉस करना है। 9 दिन का हो गया, या 25 दिन, 50 दिन, 100 दिन, या 200 दिन, ये पूरे ईएमएस क्रॉस करने होते हैं किसी भी शेयर को एक अच्छा स्टैंडअप दिखाने के लिए, एक अच्छा स्टेबिलिटी दिखाने के लिए। और अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल शेयर 9 दिन के ईएमए के नीचे, यानी कहीं ना कहीं 12 12.5 के रेंज में ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ऐसी बनती है दोस्तों कि अगर किसी को बाय करना है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है या एंटर करना है, तो स्लॉट वाइज बाइंग करेंगे। स्लॉट वाइज यानी अगर आप 100 शेयर बाय करना चाहते हो तो एक साथ आप 100 शेयर बिल्कुल बाय नहीं करेंगे, और ना ही आपको 2 स्प्लिट में बाय करना है, यानी ना ही आपको उसको 50-50 करके बाय करना है। यहाँ पे 3 लेवल पर बाइंग दिखाई जाएगी दोस्तों। देखिए पहली बाइंग हम लोग अगर करना चाहते हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है मेरा भाई, तो 16 रुपए के ऊपर बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला क्लियर मुद्दा दिख रहा है मुझे कि यहाँ से ड्रॉप देखने को मिला था, सबसे पहला ड्रॉप यहाँ पे हुआ था, और तब से शेयर गिर रहा, इतना गिर गया, उसके बाद में स्टेबल हो गया। तो ये स्टेबल पॉइंट जो है मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। तो पहला बाई मैं यहाँ पे करूंगा 16.35 पे, उसके ऊपर मैं जाऊंगा। सेकंड पॉइंट देखूंगा दोस्तों, ये मेरा सेकंड पॉइंट होगा 24 रुपए के ऊपर, मेरा दूसरा लॉट में बाई करूंगा। और तीसरा लॉट बाई करने के लिए दोस्तों मैं 31 रुपए का रेंज जो है वो आने के बाद ही मैं बाई करूंगा। और अगर कोई भी मेजर बाय मुझे करना है, कोई भी बड़ा बाय करना है दोस्तों, तो मैं 200 दिन का जो ईएमआई है इसको क्रॉस करने के बाद अगर शेयर स्टेबल होता है तो मैं उसके बाद ही बड़ा बाइंग करूंगा। तब तक मैं कोई भी यहाँ पे बड़ी गेम खेलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शेयर कितना भी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, कितना भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे छोटे बाइज करके आगे बढ़ सकते हैं, शेयर्स को एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफी सारे लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे ये एक एक लेवल पार करते जाएगा, आप छोटा छोटा अमाउंट जो है वो बाय कर सकते हो। और जैसे 200 दिन का ईएमआई ये क्रॉस कर लेता है तो कहीं ना कहीं पे एक अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है, और जैसे ही शेयर यहाँ पे स्टेबल दिख जाता है, आप डेफिनेटली अपना एक मेजर मूव यहाँ पे ले सकते हो। अगर एमएससीडी की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे आते हुए दिख रहा है, और कहीं ना कहीं पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने को बिल्कुल मिलेगा। भला कि अगर आप एक चीज देखोगे, हालांकि कि देखिए प्राइस बहुत ही फिलहाल वीक कर रहे हैं हम लोग, आरएसआई पे है और प्राइस बहुत ही वीक है, और ये वीक वाला प्राइस धीरे धीरे जो है वो स्ट्रेंथ कर रहा है। देखिए 11 यहाँ पे अगर देखोगे तो 10 का है, 11.95 का, यहाँ पे धीरे धीरे अगर आप बढ़ते जाओगे टाइम के साथ तो 15-16 रुपए का कहीं ना कहीं हमें जो प्राइस का स्ट्रेंथ देखने को मिला है। और वो धीरे धीरे अगर टाइम देंगे शेयर को, जैसे ही अपना शेयर ये लेवल्स क्रॉस करना शुरू करेगा, यहाँ पे हमारा आरएसआई जो है वो भी प्राइस को स्ट्रेंथ दे के कहीं ना कहीं 40-60 के रेंज में इसे लेकर के आएगा। और उसी मीनवाइल यहाँ पे अपने को ब्रेक
कब जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों वही हमारा चांस है, वही हमारा टाइम है यस बैंक में एंटर करने का। तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन की है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आपको यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथनिंग का इंतजार करना पड़ेगा, उसका न्यूज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो एक चीज दिखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे देखिए कोई भी फर्दर असेट क्वालिटी ट्रेंड, द बैंक इज ऑलरेडी वीक एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो बैंक में अगर कोई भी और भी एक वीकनेस या प्रॉपर्टी डायलूशन दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइस स्ट्रेंथ जो बढ़ रहा है या कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत अफेक्ट करेगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, और बस काफी इतना टाइम वेट किया हुआ है दोस्तों, तो और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। पूरा देखिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। किसी को अगर कुछ भी नहीं समझे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बिल्कुल पूछेगा। आराम से देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा कि किस तरह से इसको एनालाइज किया था, और आप भी किस तरह से इसको एनालिसिस कर सकते हो अपने आप। सिखाने की कोशिश है दोस्तों, बताने की कोई बात है नहीं। आप सीखोगे तो हमें शायद इन फ्यूचर बताना भी नहीं पड़ेगा ये सब चीज़ें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।